Hello everyone, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन शौर्य विवेक चैनल। ये हमारा थर्ड सेशन है जिसमें वी आर डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस फॉर सीडीएस एंड एफएड एग्जामिनेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ध्यान से करें। सो थर्ड क्लास है हमारी, पहले दो सेशंस हैव टेकन ऑफ एटम एंड ऑप्टिक्स। तो मतलब मैंने एक टॉपिक आपके लिए केमिस्ट्री का उठा लिया है, एक टॉपिक फिजिक्स का करवा दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायो। तो आज बायो का एक टॉपिक मैंने उठाया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू गो थ्रू PYQ यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर। इस टॉपिक का नाम है सेल। सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत ध्यान से करें। सो मैंने इस सेशन में वही पॉइंट्स ऐड किए जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग बहुत बारीकी से डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज यू आर हियर जस्ट टू क्लियर एग्जामिनेशन। साइंटिस्ट हमें नहीं बनना है, ना तो डॉक्टर बनना है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको काम आए। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन शौर्य और विवेक चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो पढ़ाने वाला हूँ वो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। विच मॉडल एक्सप्लेन्ड अबाउट रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शौर्य विवेक चैनल पे करवाया है, ये टॉपिक मैंने कराया है, और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आंसर करना है डेल्टन्स थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी या फिर बोर थ्योरी। इनमें से किसने रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। अगर नहीं पता तो उसके बारे में जाके पढ़ो। लेक्चर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो मेरा आइटम्स वाला लेक्चर है उसमें पूरी चीज़ एक्सप्लेन है बहुत बारीकी से, तो आप जाके इसको ज़रूर देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम बात कर रहे हैं सेल की। हमको पता है सेल एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी का, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी? इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जो कॉर्क है उसमें देखा था और कहा था कि हाँ, मुझे सेल मिल चुका है। उसके बाद से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी सेल के बारे में। सेल के अंदर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, कौन सी चीज़ जो अंदर है वो कैसे काम करती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें सेल के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सो वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो सेल के अंदर ही आता है। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझें और पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। देयर इज़ नथिंग मच टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। ऐसा है कि आपको जो पढ़ाया जाए उसको याद कर लीजिए, बहुत ऐसा लॉजिकल चीज़ नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। जो है आपको बस वो याद करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ सेल। आपको ध्यान रखना है कि हमारे प्यारे से रॉबर्ट हुक साहब ने इसको डिस्कवर किया था एक कॉर्क से। लेट्स स्टार्ट। सेल का जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें मैंने बता दिया फंडामेंटल यूनिट तो है, बट इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होता है उसकी एक आउटर लेयरिंग ज़रूर होगी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, इवन आप कोई सामान खरीद के लाते हैं उसके ऊपर पन्नी लगी होती है, एक आउटर लेयरिंग होती है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की एक आउटर लेयरिंग है। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, पॉइंट जो लिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल की कवरिंग होती है। जनरली एनिमल सेल की बात मैं कर रहा हूँ। क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू कोई भी मटेरियल हो, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल सेल को चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजने का काम, या फिर कोई भी एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल हो, ये कौन करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। एंट्री एग्जिट से आपके घर में दरवाज़ा जो करता है, एंट्री और एग्जिट ऑफ पर्सन, यहाँ पर वो काम सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब आप अपने घर में हर किसी को अंदर नहीं आने देते ना, लेकिन अगर कोई चोर हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि आ जाओ अंदर। यू सिलेक्ट, आप कुछ लोगों को ही अंदर जाने देते हो और कुछ लोगों को ही बाहर जाने देते हो, आप सबको अपने घर के अंदर नहीं बुलाते। द सेम गोज़ विथ प्लाज्मा, वो कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही और सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर या फिर एग्जिट करने देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रखना है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी होती है। जैसे आपका घर का गेट है वो वुड से बना होगा, या फिर मे बी लोहे का हो, आयरन से बना हो सकता है, एल्यूमिनियम से बना हो सकता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, आई होप आप लोग इसको कॉपी में लिखते जाएंगे। जो पॉइंट मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एग्जामिनेशन में इनसे ही पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप इस सेल का टॉपिक पढ़ने बैठ गए डॉक्टरी के हिसाब से तो आपको दिन लग जाएंगे, बट मैंने उस वे में इसको डिज़ाइन किया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही कवर करूँ, आपको कोई भी फालतू पॉइंट ना पढ़ाऊँ जिससे आपको हेल्प ना मिले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, एंट्री एंड एग्जिट की तरह काम करता है, बट ये कुछ ही चीज़ की एंट्री और एग्जिट देता है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। 100% ये किसी न किसी चीज़ से बना होगा, तो जिस चीज़ से बना है उससे हम लोग लिपिड और प्रोटीन कहते हैं। एक बात समझो, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही हेल्प करती है जो भी फूड या फिर मटेरियल है उसको अपने अंदर लेने में। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही हेल्प करती है फूड को एनगल्फ करने में, जो फूड होता है उसको एनगल्फ करने में ही हेल्प करती है। और इस प्रोसेस को एनगल्फिंग ऑफ फूड ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इसे ही हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अमीबा इनटेक्स इट्स फूड। अमीबा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से ही फूड को एनगल्फ करता है। जो अमीबा करता है, अमीबा जो फूड इनगल्फ करता है उस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। मैंने एग्जामिनेशन को टारगेट किया है, ना कि आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल। ये तो सबसे आउटर कवरिंग की बात की। दूसरी चीज़ समझो, सेल वॉल। ठीक है सर, आपने अभी वॉल की बात की, मेम्ब्रेन में एक सबसे वॉल है, फिर आप उस पर आ गए, बट समझो सेल वॉल एक और टाइप की कवरिंग है। एक और टाइप की कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। बट ट्विस्ट क्या है, सेल वॉल एक कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, बट ये जो सेल वॉल है ये बस प्लांट सेल में होती है। लाइक ह्यूमन का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एनिमल सेल है, वी आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल। प्लांट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो प्लांट सेल है। तो हमारा जो सेल होगा एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ओनली प्लांट सेल्स हैव दिस। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल बस प्लांट सेल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था। द सेम गोज फॉर सेल वॉल, ये भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। सो यस, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बना है। सारी चीज़ें लिखते जाओ, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लाई करता है, सेल्यूलोज से बना है और ये रिजिड है। ठीक है, इसका जो कंपोजर है, इसका जो बनावट है वो रिजिड है, अपोजिट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, सेल वॉल इज काइंड ऑफ रिजिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? सेल के अंदर, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, वेदर इट बी एनिमल सेल और प्लांट सेल।
उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट एटम, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। एज आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एटम, एटम में भी न्यूक्लियस होता है, वैसे ही सेल में भी न्यूक्लियस होता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और सीडीएस में भी चांसेस है कि पूछे, वो है न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। सो रॉबर्ट ब्राउन, प्लीज लिख लो। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मैंने कहा सेल के ऊपर जो कवर होता है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इजी टू रिमेंबर, आप लोग याद रखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियस का वो ये है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। बस याद रख लो किसी एक चीज़ का नाम क्रोमोसोम है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। बात समझो, हम लोग सुनते हैं कि अरे तुम्हारी नाक तो तुम्हारे पापा पे गई है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी पे गई हैं, तुम्हारी हाइट जो है तुम्हारे पापा पे गई है। ये हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ें इनहेरिट करते हैं। व्हाट वी डू, वी इनहेरिट सम क्वालिटीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम द ओल्डर वन, दादा दादी नाना नानी, इनसे हम लोग इनहेरिट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इनहेरिट करते हैं ये सब चीज़ें। नाक का शेप हो गया, हाइट हो गई, कलर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग इनहेरिट करते हैं। बट ये चीज़ एक जनरेशन से, दैट इज फ्रॉम फादर टू हिज सन, ये ट्रांसफ़र हो कैसे रही है, ये ट्रांसफ़र होती है क्रोमोसोम्स की मदद से। ये ट्रांसफ़र होती है क्रोमोसोम्स की मदद से। क्रोमोसोम में ही इंफॉर्मेशन ये सारी छुपी होती है। क्रोमोसोम में ही ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है डीएनए के रूप में। जो इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है वो क्रोमोसोम में ही छुपी रहती है। जो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस चीज़ को भी याद आप ज़रूर करके रखेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। बात समझो, जिनमें होता है जैसे ह्यूमन सेल में होता है, उस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। ये बिल्कुल नए टाइप का सेल है, आधुनिक सेल है, डेवलप्ड सेल है, जो ह्यूमन्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं उसे हम, प्रोकैरियोट्स। ये थोड़े पुराने टाइप के या फिर प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी सेल्स हैं जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो प्लीज़ इन दो पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ह्यूमन प्लांट्स में यूकैरियोट सेल पाया जाता है, और कुछ जो पुराने से बैक्टीरियास वगैरह, कुछ बैक्टीरियास उनमें प्रोकैरियोट्स सेल देखने को मिलता है। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ, सॉरी जितनी बात बोली उसको प्लीज़ ध्यान रखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ जो भी लाइन आपने सुनी अब तक उसको ध्यान रखिए। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। ये इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, प्रोकैरियोट्स मतलब प्राइमरी सेल्स का, पुराने टाइप के सेल्स का, ये बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होता। तो उसे जनरली हम लोग बस न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। बाकी यूकैरियोट्स जो नए टाइप के सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्लीज़ याद रखिएगा न्यूक्लियस की कहानी। जो पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको ध्यान में रहे तो काफ़ी अच्छा है। फाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप ब्रेक ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रिकॉर्डिंग है तो चल रहा हो बिल्कुल। अभी रात हो गई काफ़ी, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम तक काफ़ी माहौल।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा तब भी याद कर लो, बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको याद रहे चीज़ें, समझ में आए चाहे ना आए क्या ही फ़र्क पड़ता है। मोहनजोदड़ो में खुदाई क्यों ही फ़र्क नहीं पड़ता, खुदाई में क्या निकला उससे फ़र्क पड़ता है। आपको वो पता है तो एग्ज़ामिनेशन पास कर लोगे। कैसे खुदाई हुई वो नहीं पूछने वाले, खुदाई में क्या निकला वो इम्पोर्टेंट है। तो सेम वे आपको बस याद होना चाहिए। आपसे एक्सप्लेनेशन वो मांग नहीं रहा है, बायोलॉजी का तो सिंपल सा ही फंडा है। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज से, मतलब 9/11 से 7 बजे से, 7 या 8 बजे से, 7 या 8 बजे से आपके लाइव सेशन चालू होने वाले हैं फॉर CDS, जिसमें मैं टॉप 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। टॉप 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आज मुझसे 8 बजे जुटिएगा, दैट इज़ 9/11। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। सेल के अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, कहीं ना कहीं सेल के अंदर न्यूक्लियस है। बट ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया होगा, ये हवा नहीं है यार, ये लिक्विड। ठीक है, ये फ्लूइड कंटेंट है। ये क्या है? ये फ्लूइड कंटेंट है। तो जो फ्लूइड कंटेंट है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फ्लूइड मेम्ब्रेन है, जो फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा इसको। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के जो अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें होती हैं जिसको आप आगे समझेंगे। न्यूक्लियस भी उनमें से एक चीज़ है। ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स है। तो जितना भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ये सब चीज़ें जो होंगी, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहती हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है उसके अंदर ही सारा कंटेंट होता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली यही नहीं पूछेगा। ये चीज़ याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ इसको मैं। वायरस लैक एनी काइंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वायरस के ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता है। इस कारण से वो जब बॉडी के बाहर रहता है, जब वायरस बॉडी के बाहर है, मतलब शरीर में नहीं है, ज़मीन पे है, स्टील पे है, कहीं और भी है, वो रेप्लिकेट नहीं करता, वो किसी भी तरीके का लाइफ शो नहीं करता है आउटसाइड द बॉडी। वो किसी भी तरीके का लाइफ शो नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बट जैसे ही वो बॉडी में घुसता है, वो किसी बॉडी के अंदर घुसता है, वो अपना काम चालू कर देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डोंट शो एनी साइन ऑफ लाइफ आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर आते ही रेप्लिकेट करता है, अपना काम चालू कर देता है। साइटोप्लाज्म का यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, समझने से ही, मतलब देखने से समझ में आ जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको चीज़ें तेज़ लग रही हैं तो प्लीज़ उसको उसी टाइम पॉज कर दो, उसको उसी टाइम पॉज कर दो, रिवाइंड करो, देखो और फिर आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है ना कि लाइव तो है नहीं यार कि मेरे साथ साथ चलना है, रिकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्विक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पॉज करो, फिर से रिवाइंड करके देख लो, बाकी तो चिल है। अब पढ़ने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है? सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है? एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाएगा। आपको बहुत ऑब्वियस सी बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप का सेल ऑर्गेनल, इसका शेप ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के शेप में भी देखने को मिलता है, राउंड भी होता है, और ऑब्लॉन्ग बैग्स के शेप में भी होता है। सो टोटल में ये 3 शेप में आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में इसका जो शेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इसको 3 शेप में आपको ये देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट इंपॉर्टेंट,
देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन CDS एप्लाइड में पूछा जा सके। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? आपका जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन जनरली हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्लीज़ आप इसको याद रखिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो एक तारा बना देता हूँ और एक आइसक्रीम भी बना देता हूँ, तो ये भी याद रखना। अगली चीज़, अगर सेल के अंदर किसी भी टाइप का पॉइजन या फिर ड्रग आ जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। जैसे कि बस यही है, एग्जांपल याद नहीं आ रहा मुझे, जो बात है यही है कि अगर किसी भी टाइप का पॉइजन या फिर ड्रग आता है, कोई ख़राब चीज़ आती है आपके सेल के अंदर, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकता है। ये एक चैनल भी है जिसके थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बात समझो, ये मेनली दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आई होप आप लोग इस सेशन को पूरा देखेंगे। भले ब्रेक लेके देख लेना, बट पूरा ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। ये मेनली दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने पड़ते हैं। जो रफ होता है उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से वो थोड़ा सा रफ दिखता है, ठीक है, इस कारण से थोड़ा रफ दिखता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। सो इनडायरेक्टली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं उसे। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इस कारण से ये थोड़ा सा रफ दिखता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट उल्टा कर दो, राइबोसोम एब्सेंट अपीयर्स स्मूथ, दिस कारण से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये थी कहानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके नोट्स बना लो, आपकी मर्जी है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट ऑर्गन, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, देखो यार, इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, सिंथेसाइज हो रही हैं, एक ना एक हमें मजदूर चाहिए, एक ना एक कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन सब का ट्रांसफ़र करें। तो कोई भी चीज़ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती है उसका ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह में, ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल ही है। एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना, जो मटेरियल बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसका काम क्या, वो कौन करता है? वो गोल्जी अपैरेटस करता है। वो कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस करता है। चीज़ें बन रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम गोल्जी अपैरेटस करता है। इन सम केसेस, बस इसको याद रख लो, समझना नहीं है इसको। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी अपैरेटस। बस याद रख लो प्लीज़, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट याद रख लेना, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये जो इन्वॉल्व है लाइजोसोम बनाने के लिए भी, लाइजोसोम की फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। लाइजोसोम एक टाइप का सेल ऑर्गेनल ही है, इसको आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कौन? गोल्जी अपैरेटस। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक हिसाब से PYQ भी है हमारा, ठीक है। तो मैं वही पॉइंट में इंक्लूड कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज लाइजोसोम। मैंने आपको अभी बताया लाइजोसोम एक टाइप का
सेल ऑर्गेनल है, तो उसकी बात आप लोग प्लीज़ समझिए, ज़्यादा दुख दर्द से नहीं, बस समझिए। लाइसोसोम एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है। किसी को भी फास्ट लग रहा हो प्लीज़ पॉज इट, मेक नोट्स, रिवाइंड करो, फिर से देखो, सब इजी लगेगा। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, सैक्स हैं ये लोग, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं ये लोग, ये जो लाइसोसोम है, ये इनके अंदर जो पूरा मान लो बढ़िया बोरा भरा है, इनके अंदर एंजाइम्स भरे हैं। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। किसके अंदर बात, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लाइसोसोम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बढ़िया पूरा थैला है मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है। तो जो एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए वो डाइजेस्टिव हैं। वो क्या है? वो डाइजेशन का काम करते हैं। ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है। उस पूरी चीज़ को, उस पूरे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो थैला है, उसे हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। सो बहुत समझदारों वाली बात है कि अगर किसी थैले के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो डाइजेशन का ही काम करेगा। डाइजेशन या फिर डिस्पोजल या फिर जो भी सामान है उसको यूज़ करने का ही काम करेगा, डिस्पोज करने का काम ही करेगा। सेम गोस विद लाइसोसोम। ये चीज़ें हैं, ये एक प्रकार से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। ये एक प्रकार से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे प्यारे से सेल का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं लाइसोसोम की बात कर रहा हूँ। ये समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट इंपॉर्टेंट, market important, its enzymes sometimes digest their own cell, hence called suicide back। इसके जो एंजाइम्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई खुद को ही मार ले रहा है तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सुसाइड। तो सेम गोज विथ लाइसोसोम। ये खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं इसके एंजाइम्स, इसलिए इसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी थी लाइसोसोम की। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिखवा दिए हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। नोट्स बना लो, स्लो स्लो करके देखो, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। और ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जामिनेशन टारगेटेड ही है। माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल, एंड आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा जिसे ये नहीं पता होगा, भले वो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, चाहे कहीं का हो। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। यही सेल को पावर देता है सारे काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है। समझ लो, ये हमारे प्यारे से सेल का पेट्रोल है। क्या है? हमारे प्यारे से सेल का ये पेट्रोल है। पर ये जो एनर्जी दे रहा है, ये जो एनर्जी दे रहा है सेल को सरवाइव करवाने के लिए, वो ऐसे डायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी ना यार, कुछ तो चीज़ होगी। वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। कुछ टाइम पहले ये पीवाईक्यू था कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है। कहीं भी ये नहीं लिखा था एनर्जी जनरेशन, लिखा था एटीपी फॉर्मेशन। तो वो जो एनर्जी फॉर्म हुई वो एटीपी के फॉर्म में होती है। जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, फिर जाके वो एनर्जी हमको देती है। ठीक है, उसका जो बेस है, उस एनर्जी का जो बेस है वो एटीपी के फॉर्म में है। एटीपी, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, प्लीज़ याद रखेंगे। तो ये जो एटीपी है इसको इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। यही मेन एनर्जी करेंसी है। इसकी बदौलत ही सारे काम हो रहे हैं, इसके बदौलत ही सारे काम हो रहे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, बट वो एटीपी के फॉर्म में करता है। जो एटीपी है फाइनली वही एनर्जी कैसे भी कन्वर्ट होके दे रही होती है हमारे सेल को। एक चीज़ याद रखना, थोड़ी सिंपल सी बात है, इनका भी खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम
होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेकंड, इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये हमारा एक और टाइप का सेल ऑर्गेनल था। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, इम्पोर्टेंट प्लास्टिड इम्पोर्टेंट प्लांट सेल में होता है बस। पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड। ह्यूमन सेल में ये नहीं पाया जाता। कमेंट करके बताना एक और कौन सी चीज़ है जो बस प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ना कि ह्यूमन सेल में। एक और कौन सी चीज़ है जो बस प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि ह्यूमन सेल में। मैंने इस लेसन के इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था। कमेंट करके ज़रूर बताना यार, आई होप आपको याद होगा। वीडियो रिवाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े तो और अच्छा है। ये जो प्लास्टिड है ये बस प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप हैं, द सेम गोज विथ प्लास्टिड। इसके भी दो टाइप हैं, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अदर इज ल्यूकोप्लास्ट। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हेयर we also have the same case, that is we have two type of plastid, that is chromoplast and leucoplast. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, वो कलर्ड होते हैं अपोजिट टू ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है उससे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। क्रोमोप्लास्ट कलर होते हैं और वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उससे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। रट लो, खा जाओ, 10 बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, प्लीज़ आप इसे याद रखेंगे। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन अपने अंदर कैरी करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बट अगर मुझे रैंकिंग करनी हो मोर इम्पॉर्टेंट की तो वो ये वाला होगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यही क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट वगैरह यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी खुद का डीएनए है और राइबोसोम है, इसका भी खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। ये सब चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मोर इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो तो मैंने मार्क किया है। सारे पॉइंट खुद में एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं बट उनमें भी कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्लियरली मार्क आपके लिए कर दिए हैं। आई एम जस्ट मेकिंग एन ईजियर वे फॉर यू टू क्लियर योर सीडीएस एग्जामिनेशन और एफकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके लिए रास्ता मैं और आसान करते जा रहा हूँ। लास्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो है हमारा वैक्यूल। क्या है? लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो हमारा है वैक्यूल। ये स्टोर करने की थैली है, ये एक स्टोर करने की थैली है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, कुछ टाइप का सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्टोर करने की ये थैली है। कौन? हमारी प्यारी प्यारी सी वैक्यूल्स, ठीक है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको घुमा के दे सकता है, उल्टा दे सकता है, स्टेटमेंट वाइज दे सकता है, वैक्यूल के कैरेक्टर पूछ सकता है, फिर आपको बहुत सारे कैरेक्टर दे के पूछ सकता है कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट ये रही कि जो वैक्यूल का साइज होता है वो एनिमल सेल में कम होता है और प्लांट सेल में ज़्यादा होता है। प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। जो वैक्यूल एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है, इसका साइज एनिमल में कम होता है और प्लांट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वैक्यूल्स जो हैं इनके अंदर सेल सैप भरा होता है, ये फुल ऑफ सेल सैप होते हैं और ये थोड़ा सा जो हमारा प्यारा सा प्लांट है और जो सेल है उसको शेप देते हैं, उसको रिजिड बना के रखते हैं ताकि वो फैले ना, खराब ना हो, सेल थोड़ी सी रिजिडिटी मेंटेन रहे। कौन? वैक्यूल ये करके देता है। तो हमारा सेशन इतना था जिसमें मैंने
ऑल पॉइंट्स ऑफ सेल मैंने कवर कर लिए हैं, और आई विल से मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसके बाहर का सेल का कुछ आ रहा है, फिर भगवान ही जाने वो कौन पेपर बना रहा है, बट इसके बाहर मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जामिनेशन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ इन केस यू वांट टू स्टडी इन डीप, अब प्लीज़ जाके एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी अबाउट सेल, सेल के ऑर्गेनल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने हैं, ऊपर कवरिंग, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला, जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इन सब के नोट्स बना लें, जो मैंने बोली है बात उनको आप लोग ध्यान रखें। एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेरी 3rd क्लास ये थी। 4th क्लास आप लोग के सामने फिर से आने वाली है कुछ देर में, या फिर अगली जो क्लास होगी 4th क्लास आपके सामने फटाफट आ जाएगी। 9/11/2021 आज से आपका चालू होने वाला है लाइव सेशन ऑफ टॉप 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर CDS। तो प्लीज़ उन सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए, वो लाइव होने वाले हैं। अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपसे मैं फिर से मिलूंगा शौर्य विवेक चैनल पे। रिवाइज करते रहो, सारी नोट्स बनाते रहो, पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करो। जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, फर्स्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे और सेकंड जो मैं सेशन के बीच में पूछा था, दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में करो। और भी चीज़ें बताओ जो आपको समझनी हो। ये जो बायो की क्लास लेके आया हूँ मैं, ये मैं डिमांड पे लेके आया हूँ। लिटरली बहुत कमेंट्स मैंने देखे इसमें सेल से रिलेटेड उन्होंने टॉपिक डिमांड किए थे। तो अगर आपके कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। इफ़ यू एन्जॉयड दिस सेशन प्लीज़ लाइक करो यार, अगर अच्छा लगा हो तो लोड कोई नहीं है, बाकी मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। और आपसे फिर से मिलता हूँ मैं शौर्य विवेक चैनल पे। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद।